नमस्ते, राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी 6th सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए, किसी भी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो आगे की चीज़ें आप कवर करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कि मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें 6th सेमेस्टर की कवर कर दी हैं, और जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको हम पढ़ते चलेंगे। सिलेबस तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि हमेशा बच्चों को जैसे लगता है कि न्यू सिलेबस होगा, सिलेबस कुछ चेंज नहीं होता, फिर भी मैं सिलेबस बता दूंगी। और जो मैंने आपके लेक्चर्स ले लिए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप पढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 6th सेमेस्टर के, ईयर आपका 3rd है, सेमेस्टर 6th है, बॉटनी का पेपर। यहाँ पे पेपर हो गया, इट्स पेपर, ठीक है, पेपर। और बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम ये इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है या इस। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एनईपी। देखिए, अभी तक ये तीसरी एनईपी है। इसके पहले एक बार 1968 वगैरह में आया था, एक बार 2000 के आसपास आया था, और ये आया है। ये नया आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन के बारे में आपको बताता है। इसमें बोला गया है कि जो ये सिलेबस होगा, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ये आपकी हर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो, वहाँ का सिलेबस जूलॉजी का सेम होगा, बॉटनी का सेम होगा। ठीक, तो होपफुली अब आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सब में से बहुत सारे पूछते हैं कि मैम ये किस यूनिवर्सिटी का है, ये हमारे यूनिवर्सिटी का। देखिए, ये सारी यूनिवर्सिटी का है, इसमें आपको ये नहीं देखना है। इसी वजह से तो आपके पास अब इतना अच्छा चांस है कि जो पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा कर रहा है, वही उसी सेम सिलेबस को आप भी पढ़ रहे हैं, चाहे जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, चाहे जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं। और अब तो देखिए, ऑनलाइन हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि हम लोग आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे, जो आपके आगे जाके हायर एजुकेशन में भी हेल्प करे। ठीक है, चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जूलॉजी का सिलेबस आपका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, और सारी वीडियोस देखिए। मैं आपको बता दूं कि इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने 6th सेमेस्टर की कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी हैं उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि उन चीज़ों को आप पढ़ लें, और जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं वही आपको पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10 यूनिवर्सिटी की तो आपको पेपर मिल जाएंगे, जो मैंने यहाँ सॉल्व करवाए हैं जूलॉजी और बॉटनी को मिला के। ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, और आप सबको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप उस चीज प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे हमारी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ सब जगह आपको कोई भी दिक्कत होती है, ये चैनल है ही बच्चों के लिए। आप मुझे मैम मत मान लीजिए, अपनी बड़ी सिस्टर मान लीजिए, जो भी मान के, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड वो आपकी पढ़ाई से होना चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बीएससी 6th सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ना है। पहला आपका पेपर फर्स्ट होगा और दूसरा होगा पेपर सेकंड। आप सबको पता है कि 5th सेमेस्टर से ही आपका जूलॉजी बॉटनी आपने जो भी लिया होगा, कोई बच्चे जूलॉजी बॉटनी लेते हैं, कोई बॉटनी केमिस्ट्री, कोई बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी, कोई जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो जो भी आप लेंगे, 2 पेपर आपका रहेगा, और उस 2 पेपर में भी आपको फर्स्ट सेकंड पेपर पढ़ने होंगे हर पेपर में। ठीक है, जूलॉजी का फर्स्ट सेकंड, बॉटनी का फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से। तो ये बॉटनी का फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, मतलब आपको साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक्स मतलब आपको जीन जेनेटिक में मंडल वगैरह का लॉ वगैरह पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग पढ़नी है, किस तरीके से होती है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम सेल बायोलॉजी की बात करें तो सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल आपका होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल, उसमें कुछ चीज़ें पाई जाती है। अब ये प्लांट सेल मतलब बॉटनी में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको सेल वॉल पढ़ना पड़ेगा, जो कि प्लांट सेल का कैरेक्टर है। ठीक, अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल वॉल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और राइबोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, इन सब का आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। ठीक, फिर आपको सेल इंक्लूजन पढ़ना है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। आप सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम काफी बड़ा होता है, डीएनए वो कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो उसका आपको
पढ़ना है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, बेसिकली आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। फिर एक टॉपिक है आपका सेल सिग्नलिंग, ठीक है, आपको सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, क्रोमोसोम का नॉमेनक्लेचर जिसमें आप क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे जिसमें आप न्यूक्लियोसोमिक मॉडल, यहाँ पे न्यूक्लियोसोमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जायंट क्रोमोसोम भी इनको कहा जाता है, और यहाँ टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। कैरियोटाइप और इडियोग्राम एक तरीके का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम को आप डायग्राम के फॉर्म में दिखाइए, ठीक है। फिर बात करें तो सेल साइकिल है आपका, सेल साइकिल में आपको एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसका रेगुलेशन एंड कंट्रोल पढ़ना है सेल साइकिल को, ठीक है। फिर आपको क्रोमोसोम में, अगर क्रोमोसोम के नंबर में, ठीक है, देखिए क्रोमोसोम का नंबर होता है और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसमें वेरिएशन हो जाए, अगर क्रोमोसोम के नंबर में वेरिएशन हो जाता है तो हम उसे कहते हैं क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एबेरेशन, और अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दिक्कत हो जाती है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एबेरेशन। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। अब न्यूमेरिकल एबेरेशन में आपको एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, हैप्लॉइडी के बारे में पढ़ना है, और स्ट्रक्चरल एबेरेशन में आपको डिलीशन, डुप्लीकेशन, इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपको टॉपिक पढ़ना है कि जेनेटिक्स। साइटो पढ़ लिया आपने, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में आपको ब्रीफ आइडिया, और पहले तो आपको टर्म जानना होता है कि जैसे एलील क्या है, जीन्स क्या है, ठीक है, लोकस क्या है, इन सब के बारे में आप जानेंगे। फिर आप पढ़ेंगे मेंडल की थियरी के बारे में, फिर क्रोमोसोम थियरी ऑफ मेंडल की थियरी इनहेरिटेंस के बारे में, फिर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के बारे में, इनकम्प्लीट, कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में, इनकम्प्लीट, कंप्लीट और कोडोमिनेंस के बारे में, इंटरैक्शन ऑफ जीन होता है जिसमें आप मल्टीपल एलील्स, लीथल एलील्स, एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगर बात की जाए थर्ड यूनिट आपको पढ़ना प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। अब प्लांट ब्रीडिंग में आप चीज़ों को जो पढ़ेंगे वो आपका होने वाला है प्लांट का इंट्रोडक्शन, जिसमें आप एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंडिया में, ठीक है। कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो प्लांट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताती हैं। प्रोसीजर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप एक्लीमेटाइजेशन, अचीवमेंट, सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक बेसिस ऑफ सिलेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरजेनिक, इंटर स्पेसिफिक, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, उनके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर पढ़ेंगे आप कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटी, मेल स्टेरिलिटी और हेटेरोसिस से, ये सब मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए, आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इन सब से क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया था कि मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, हेटेरोसिस क्या होता है, ठीक है, वीगर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन, मॉलिकुलर ब्रीडिंग, ठीक है, यूज ऑफ डीएनए मार्कर्स इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में डीएनए मार्कर्स का यूज, अचीवमेंट इंडिया में, ब्रीडिंग फॉर पेस्ट, पैथोजेनिक डिजीज क्या होती है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो यूपी का सबसे फेमस, और बेसिकली ये सिद्धार्थ नगर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका किया जाता है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट भी यही है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है। सिद्धार्थ नगर में इसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। काला नमक वैरायटी एक चावल की वैरायटी होती है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, जो इसकी SGOT होती है वो हमारे सिद्धार्थ नगर की है, ठीक है। ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट होता है। क्वालिटी इन्हेंसमेंट ऑफ काला नमक वैरायटी ऑफ राइस इन तराई, ये तराई रीजन में आता है। अगर हिंदी में बोला जाए इसको तराई रीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके नेपाल से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, ठीक है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, यूपी में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। उसमें भी सिद्धार्थ नगर जो है उसका मेन जो एरिया है वो सिद्धार्थ नगर का है। यहाँ पे काला नमक भवन वगैरह है, हमारे यहाँ के मोमेंटो वगैरह में भी काला नमक चावल दिया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल इसका अच्छा होता है, इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके। हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना ज़्यादा करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करके भी इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा किया जाता है। फिर आ जाएगा आपका बायोस्टैट। अब बायोस्टैट जो है ये आपका 4th सेमेस्टर में भी है। तो बायोस्टैट जो है आपको
मिल जाएगा वहां भी। डेफिनेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड, बेसिस, प्रिंसिपल, वेरिएबल्स क्या होता है, मेजरमेंट, फंक्शन, लिमिटेशन, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, फिर बायोमेट्री क्या होता है जिसमें डेटा, सैंपल, पॉपुलेशन, रैंडम सैम्पलिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़नी है जिसमें अरिथमेटिक, मीन, मोड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन जिसमें कोफिशिएंट वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पढ़ना है। टेस्ट सिग्निफिकेंस में आपको काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ पढ़ना है और टी टेस्ट पढ़ना होता है। कुछ कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन पढ़ने बायोस्टैटिक में जिनमें एमएस एक्सेल और एसपीएस इन प्रैक्टिकल पढ़ना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपको करना है। एमएस एक्सेल आप कंप्यूटर को बिना यूज किए नहीं कर सकते हैं। ठीक, 5th यूनिट में आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट टेक्निक पढ़नी है। इन विट्रो प्लांट कल्चर के बारे में टोटेपोटेंसी क्या होती है, मतलब अगर मान लीजिए कि ये एक सेल है, जैसे आपका जाइगोट क्या होता है, एक टोटीपोटेंट सेल है जो एक जाइगोट से पूरा ह्यूमन, पूरा एनिमल बन जाता है। ठीक, कैलस कल्चर क्या होता है, सेल कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, इम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट जिसमें आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, रीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन हाइब्रिड सेल्स, सोमा क्लोनल वेरिएशन, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के बारे में, मार्फोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर 6 यूनिट है आपकी नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपको पढ़ना फंडामेंटल ऑफ नैनो स्केल के बारे में। ठीक, जिसमें आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए एंड आरएनए। बायोमोलिक्यूल्स आपने सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बायोमोलिक्यूल्स में आपके क्या आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में आपके एक माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें आपको बेसिकली अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। ठीक, और नैनो स्केल असेंबली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस के बारे में, नैनो पार्टिकल सिंथेसिस के बारे में आपको पढ़ना, बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल, उसके एडवांटेज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है नैनो मटेरियल का, बायो मिनरलाइजेशन क्या है। ठीक है, मैग्नोस्टोम्स क्या है, नैनो पेस्टिसाइड, नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो सेंसर्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। 7th में आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज पढ़ना है इन प्लांट साइंस में, जिसमें आप बायोबिग डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग के बारे में, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम ऑफ मशीन लर्निंग क्या है, ओपन सिस्टम एंड फजी लॉजिक क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, जेनेटिक एल्गोरिदम्स क्या हैं। ठीक है, एजेंट्स एंड रोबोटिक, आईओटी सेंसर्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों का वो ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर, एनालिसिस। उसके बाद से आपका एप्लीकेशन क्या, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का। प्लांट साइंस से रिलेटेड आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है थोड़ा सा। 8 यूनिट में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जिसमें आप एआई टूल्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईसीटी, आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में ठीक है पढ़ेंगे। जिसमें आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जिसमें आप इन सब का आपको वीडियो मिल जाएगा, इनफ्लिबनेट, एनआईसी नेट, बीआर नेट, इन सब के फुल फॉर्म से काफ़ी पूछा हुआ है। इन सब का आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे छोटे छोटे क्लिप्स मिल जाएंगे, इस चैनल पे भी क्लिप्स मिल जाएंगे और फुल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इंटरनेट एज अ नॉलेज रिपोजिटरी पढ़ना है आपको, जिसमें आप कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ आपके जैसे हो गया गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, पबमेट हो गया आपका। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग क्या होती है, आईओटी डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, आईओटी प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है, आईओटी एप्लीकेशन क्या होता है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन में क्या है उसका यूज है, आईसीटी एप्लीकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है फर्स्ट पेपर में। अब हम मूव करेंगे सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर देखिए, मैंने जूलॉजी में भी आपको बोला था कि इकोलॉजी आपको कॉमन मिलेगा, अब ये आपके जूलॉजी के भी पेपर में मिल जाएगा, इसलिए इकोलॉजी क्या किया गया है, एक ही जगह पढ़ाया गया है, दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट इसका नाम ही है, तो इसमें आपको इकोलॉजी हाफ आगे के 4 चैप्टर्स में और फिर पीछे के 4 चैप्टर्स में इन्वायरमेंट मिल जाएगा। पहला चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब होता है आप ज़्यादा क्या करें उसमें, फैलाएं नहीं, उसको गंदा नहीं करें, उसको कम कम चीज़ों में कम रिसोर्सेज में, जैसे आपके पास कम चीज़ें उससे भी आप ज़्यादा लोगों को अच्छा पढ़ा पाएँ, अच्छी चीज़ें कर पाएँ, इसको कहते हैं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। इसमें आप लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल डिग्रेडेशन, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेड लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देन आप वाटर वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, थ्रेट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, रामसर साइट्स बहुत सारी हैं क्या होती हैं उसके बारे में, फॉरेस्ट मेजर माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, डिप्लीशन क्या होता है, बायोलॉजिकल इन्वेजन क्या होता है, यहाँ पे बायोलॉजिकल रहेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल
लॉजिकल इन्वेजन, ठीक है, मतलब कोई स्पीसीज बाहर से आ रही है आपके कंट्री में, जैसे आप देखते हैं वाटर लिली, सॉरी हाइड्रेकैंथ जिसको कहते हैं, जलकुंभी हिंदी में, वो क्या है, एक इन्वेसिव स्पीसीज है, ठीक है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होती है, जैसे जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस क्या है रिसोर्स मैनेजमेंट में, कुछ चीज़ें जैसे EIA GIS के बारे में पढ़ना है आपको, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होते हैं, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में। फिर आपको इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। इसमें आप डिफिनीशन पढ़ेंगे इकोलॉजी के, इकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरैक्शन क्या होता है जिसमें आप कॉमनसेलिज्म, एमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम क्या होता है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है इसके बारे में, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसमें आपको हाइड्रोस्फीयर और जीरो सीयर के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में कुछ तरीके का होता है ये, जैसे एलोजेनिक और ऑटोजेनिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, प्राइमरी सेकेंडरी तरीके का, किस तरीके का सक्सेशन है, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। देन आपको फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्या है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जिसमें आप फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, क्रॉप, एक्वाटिक और इकोलॉजिकल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको इकोलॉजिकल अडेप्टेशन पढ़ना है जिसमें आप हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट, आपके हाइड्रोफाइट पानी में रहने वाले, जीरोफाइट आपके सैंड में रहने वाले, हेलोफाइट सॉल्ट में रहने वाले, एपीफाइट किसी के ऊपर रहने वाले, पैरासाइट किसी का फूड खाने वाले, ठीक है, ये पढ़ना आपको। थर्ड में आपको सॉइल फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज एंड कंजर्वेशन पढ़ना। अब सॉइल की ओरिजिन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है सॉइल का, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ना है जिसमें सॉइल कंजर्वेशन, बायोजियोकेमिकल काउंटर फॉर्मिंग, मल्चिंग क्या होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, ट्रेसिंग, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मैकेनिकल बेसिन लिस्टिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वाटर शेड मैनेजमेंट, सॉइल रिक्लेमेशन, ये सब सारी चीजें इसमें पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आपको बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और कंजर्वेशन उसका आप कैसे कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में आपको पहला ही चीज पढ़ना डेफिनेशन, जिनमें आप जेनेटिक स्पीसीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ेंगे जिसमें सोशल, एथिकल, एस्थेटिक और ऑप्शनल वैल्यूज क्या होती हैं, हॉट स्पॉट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोटिक कम्युनिटीज और आपकी पॉपुलेशन क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक्स क्या हैं, इंडेमिक और इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, इंडेमिक जो आपके लोकल एरिया में पाई जाती है, इंडेंजर्ड जो खत्म होने वाली स्पीसीज हैं, इकोलॉजिकल निच क्या होता है, इको टाइप्स, इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज में आपको XC2 और NC2 कंजर्वेशन पढ़ना है। फिर आपको कंजर्वेशन में रेड डेटा बुक, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, हॉट स्पॉट्स के बारे में, बायो रिजर्व्स क्या हैं, रोल ऑफ सीड बैंक क्या है, जेन बैंक क्या होते हैं, ठीक है, इको टूरिज्म क्या होता है, रोल ऑफ NG, इन सबका फुल फॉर्म काफी बोलता है, ठीक है, NB, PGR, FAO और BSI का रोल क्या है। फिर फिफ्थ यूनिट में आपको फाइटो जियोग्राफी पढ़ना। फाइटो जियोग्राफी में आपको बायो जियोग्राफिकल रीजन इंडिया और वर्ल्ड में पढ़ना है, एग्रो जियोलॉजिकल और फ्लोरिस्टिक जोन ऑफ इंडिया, एग्रो जियो मतलब खेती के से रिलेटेड, फ्लोरिस्टिक मतलब आपकी सजावट से रिलेटेड चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं इंडिया में, स्टैटिक और डायनेमिक प्लांट जियोग्राफी क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है गवर्निंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट का, एरिया ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी आपने 12 के NCERT में पढ़ा होगा एवोल्यूशन में। फाइटो जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया क्या है, वेजिटेशनल टाइप्स इन यूपी, उत्तर प्रदेश में वेजिटेशनल टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो यूपी का काफ़ी जिक्र अभी अपनी काला नमक के बारे में पढ़ा। फिर वेजिटेशन यहाँ का कैसा है, काफ़ी हमारा जो यूपी है वो वेजिटेशन की उससे काफ़ी रिच है, यहाँ पे आपको हर तरीके की मतलब चीज़ें मिल जाएंगी, एक थोड़े थोड़े लोकल रीजन में ही आपको कहीं पे सैंडी एरिया मिल जाएगा, कहीं पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिल जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे हर तरीके का प्रोडक्शन होता है। फिर 6 यूनिट में आपको इन्वायरमेंटल ऑडिट पढ़ना और सस्टेनेबिलिटी पढ़नी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल ऑडिट और सस्टेनेबिलिटी में आपको बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या है, जैसे इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिट पढ़ना है, जैसे गाइडलाइंस क्या है इन्वायरमेंट की, मेथडोलॉजीज क्या है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स क्या है, जैसे ISO 1400, ठीक है, स्कीम क्या है इसके लिए, फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जिसमें इको मार्क कहते हैं जिनको, जिसपे आप देखते हैं कि इस तरीके का मार्क बना होता है, जो रिसाइकल हो सकती है चीज़ें उनमें इस तरीके का मार्क बना होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में आपको लाइफ साइकिल और एनालिसिस पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना एनर्जी का और ग्रीन ऑडिट का, सस्टेनेबिलिटी
इंडाइसेस पढ़ने जिसमें आपको स्ट्रेटजीज डिबेट पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, डिबेट कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, इंडियन इन्वायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम इशूज के बारे में, अप्रोच के बारे में, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस क्या होती है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण करना एक तरीके से। कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी अगर हम स्मार्ट सिटी बनाते हैं, जैसे आपका नोएडा स्मार्ट सिटी है, गुरुग्राम स्मार्ट सिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में। अर्बन रिसोर्सेज क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, कैरिंग कैपेसिटी उनकी क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। 7th यूनिट में आपको पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पोल्यूशन पहली बात क्या होती है, फिर पोल्यूशन अगर हुआ तो वेस्ट का मैनेजमेंट आप करेंगे, और उसकी सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ आएंगे, बायोरेमेडिएशन आएगा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेसेस आएंगी जिसको ASP कहते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर्स आएंगे, ठीक है। फिर आप मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ करेंगे, ETP स्लज मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक। अप फ्लो एनोरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर का यूज़ करेंगे, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स, हाइब्रिड रिएक्टर्स, बायोस्क्रबर, बायोट्रिकलिंग फिल्टर्स का यूज़ करेंगे, ठीक। और कई सारे केस स्टडी हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था गंगा को क्लीन करने के लिए, यमुना एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट। अब देखिए कई सारे आपको जो आपके पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पे आपको CNG वाली चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उससे क्या होता है पोल्यूशन कम होता है। तो अब ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं जो CNG का यूज़ करती हैं। वेस्ट टाइप क्या हो सकते हैं, कलेक्शन टाइप, डिस्पोजल टाइप, रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज जिसमें हजार्डस और नॉन, देखिए रिसाइकलिंग तो होती है लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा, उनको रिसाइकिल कर दीजिए फिर भी वो क्या होती है हजार्ड, जैसे प्लास्टिक सबसे ज्यादा बेकार चीज है, ठीक है। क्लासिफिकेशन उनको से अलग करना, हजार्ड्स में भी उनको क्लासिफाई करिए कौन सा हजार्ड्स है कौन सा नहीं है, कलेक्शन करना, सेग्रीगेशन करना, फिर उनका इनकार्नेशन करना, प्रोलाइसिस करना, गैसिफिकेशन करना, सैनिटरी लैंडफिलिंग क्या होती है, कंपोजिट, फिर आपकी कंपोस्टिंग क्या होती है, ठीक है। बायोगैस, यहाँ पे बायोगैस रहेगा, बायोगैस प्रोडक्शन क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी क्या है, ठीक। 8th यूनिट में आपको इन्वायरमेंटल और एथिक्स के बारे में, ठीक है, ये एथिक्स रहेगा यहाँ पे, इन्वायरमेंटल एथिक्स, कार्बन क्रेडिट्स और रोल ऑफ GIS इसमें क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं GIS को। कार्बन क्रेडिट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज, कार्बन क्रेडिट्स क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जिसमें एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ठीक है, होलोकॉस्ट, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। कंज्यूमरिज्म और वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंज्यूम जो चीज लोग लेते जा रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का इसमें क्या रोल है ये पढ़ना आपको, उसकी डिफिनीशन बतानी है सबसे पहले आपको, उसका कंपोनेंट्स क्या है, स्पेशियल नॉन स्पेशियल डेटा क्या है, GIS सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है, GPS सर्वे क्या है, डेटा इंपोर्ट क्या है, प्रोसेस एंड मैपिंग क्या है, एप्लीकेशन इन केस स्टडी ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है, ठीक है, GIS एंड लैंड यूज प्लानिंग, फॉरेस्ट रिसोर्स, एग्रीकल्चर स्टडीज क्या है। तो ये आपका पूरा 2 यूनिट है, ठीक है। इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बाकी चीज़ें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है उससे पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।